हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं फिजिक्स लेक्चर की ऑनलाइन जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइज, हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर, और लास्ट क्लास में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक डिस्कस कर लिया था। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमारे पास में दो इक्वेशंस आई थी फोर्स की, F इज इक्वल्स टू ma एंड F इज इक्वल्स टू va dm बाय dt। दोनों फोर्सेस, दोनों एक्सप्रेशंस को कब अप्लाई करना है उसकी कंडीशन हमने देखी थी। जब आपका मास कांस्टेंट रहेगा अप्लाइंग फोर्स पर, तो अप्लाइंग फोर्स के टाइम पर, तो आप F इक्वल्स टू ma वाली इक्वेशन यूज करते हैं। और जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो बट मास जो है वो पर यूनिट से क्या हो रहा हो, पर यूनिट टाइम पर चेंज हो रहा हो, तो आप सेकेंड वाली इक्वेशन F इक्वल्स टू v dm बाय dt का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, तो इसी केस में देखिए, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो था हमारा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो था आपका, क्लियर, वो क्या था? वो था F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। हमारा जो न्यूटन सेकेंड लॉ आया था उसका एक स्टेटमेंट क्या था? बेसिकली जनरल स्टेटमेंट जो था वो यही था, F इक्वल्स टू dp बाय dt। क्लियर? इस लॉ को हम थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख सकते हैं, ठीक है? इन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, in three-dimensional coordinate system, in three-dimensional coordinate system। देखिए, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है? जब आपका फोर्स भी थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप्लाई हो रहा हो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और आपका जो मोमेंटम है, क्लियर, वो भी थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप्लाई हो रहा हो, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। इज इट क्लियर? इस तरह से, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। क्लियर? वेलोसिटी जो है वो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही हो, तब उस टाइम पर आपका ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये क्या हो जाएगा गाइस? एफ एक्स वेक्टर ये बन जाता है एम डी वी एक्स आई कैप अपॉन डी टी। एफ वाई वेक्टर को आप लिख सकते हैं एम डी वी वाई कैप जे कैप अपॉन डी टी, और एफ जेड कॉम्पोनेंट लिख सकते हैं आप एम डी वी जेड के कैप अपॉन डी टी। इज इट क्लियर? इस तरह से एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड, मतलब फोर्स के भी तीन कंपोनेंट्स बनेंगे, और तीनों कंपोनेंट को आप सेपरेटली रिजॉल्व कर सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देख लीजिए, चलिए, तो इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम। एक प्रॉब्लम है आपकी, क्वेश्चन है एक, अ मास ऑफ 1000 kg, a mass of 1000 kg is placed on a plank, ठीक है? A forward force of 1000 Newton, a forward force of 1000 Newton is applied on a plank, on a mass
and 500 Newton friction force. 500 Newton friction force is applied in reverse direction. Reverse direction. 500 Newton force is applied in reverse direction. 500 Newton force is applied in reverse direction. What will be its velocity after 10 seconds? What will be its velocity after 10 seconds? देखिए इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास. What will be its velocity after 10 seconds? क्लियर? क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है आपको 1000 kg. इस पर एक फॉरवर्ड फोर्स लगता है 1000 न्यूटन और एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है 500 न्यूटन. क्लियर? मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये 1000 kgs का है, इस पर फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट पर? नेट फोर्स हो जाएगा गाइस F इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 500. तो इसको आगे मूव करवाने वाला नेट फोर्स जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 500 न्यूटन ही होगा. वो सिर्फ और सिर्फ 500 न्यूटन ही होगा. क्लियर? 500 न्यूटन. नाउ 500 न्यूटन होगा और इस 500 न्यूटन की वजह से ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? आगे जा रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं? इसका एक्सेलरेशन, इसमें जनरेट एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं. A इज इक्वल्स टू F बाई M से, क्योंकि यहां इसका मास कांस्टेंट है. तो F अपॉन M कितना हो गया गाइस? 1/2 या फिर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहां पर एक्सेलरेशन हो जाता है इसका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज इट क्लियर? जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया तो आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. देखिए मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल्स टू u प्लस at. क्योंकि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से उठाया गया है, प्लैंक रेस्ट पे था ना इनिशियली, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. एक्सेलरेशन हो गया 0.5. टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स गिवन है आपको. टाइम है यहां पर 10 सेकेंड्स. तो 10 सेकेंड बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. देखिए इस तरह से हम डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं. अ बुलेट ऑफ 0.04 kg mass, 4 kg mass. A bullet of 0.04 kg mass is fired with speed of 90 मीटर पर सेकेंड. ये किस स्पीड से फायर की गई है? 90 मीटर पर सेकेंड स्पीड से फायर की गई है. देख लीजिए, अ बुलेट ऑफ 0.04 kg mass if fired with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and stops after 60 centimeter distance in the block. कितना डिस्टेंस कवर करके रुक जाती है? आफ्टर 60 सेंटीमीटर. क्लियर? व्हाट इज द एवरेज resistive
resistive force applied on the bullet। ये क्वेश्चन है, कितना रेजिस्टिव फोर्स जो है वो बुलेट पर अप्लाई किया गया होगा। देखिए बुलेट का मास क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुलेट का जो मास है वो 0.04 kg आपको गिवन है। 0.04 kg क्या है, गिवन है। और जो स्पीड वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है, 90 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है, 90 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट मतलब ये आपका प्लैंक है। देखिए ये हमारा क्या है, ये एक प्लैंक है। इस प्लैंक को बुलेट क्या करती है, हिट करती है। इस प्लैंक को बुलेट हिट करती है और 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके सपोज करें रुक जाती है। 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके प्लैंक में रुक जाती है। रुक जाने का मतलब क्या हो गया कि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है गाइस, 0 मीटर पर सेकंड। आपको रेजिस्टिव फोर्स कैलकुलेट करना है, इसको जो रेजिस्टिव फोर्स मिला वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यहां पर भी अप्लाई करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नहीं, फर्स्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि t आपको यहां पर गिवन नहीं है। तो आई एम सॉरी फोक्स, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकेंगे क्योंकि यहां पर टाइम नहीं गिवन है। हम इसकी बजाय कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। क्लियर। नाउ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहां पर, 90 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए। आपको पता नहीं लेकिन डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 60 सेंटीमीटर। लेकिन 60 सेंटीमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मीटर। ये जो डिस्टेंस दे रखा है ना आपको s, कितना है, 60 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में चेंज करें तो कितना हो गया, 0.60 मीटर, 0.60 मीटर। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 0.60 मीटर्स। तो यहां से देखिए ए की वैल्यू आपके पास में आएगी -2700 अपॉन 2 इंटू 0.60, क्योंकि 90 का स्क्वायर करें, सॉरी 90 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81। 90 का स्क्वायर हो जाता है आपका 81, सॉरी हाँ 9 9 जा 18, 81, तो ये 81 स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए ये क्या है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। तो रिटार्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स, यहां पर रिटार्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा आपका, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। m कितना है यहां पर 0.04 इंटू एक्सेलरेशन -6570। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो -270 न्यूटन कुछ आंसर आता है हमारे पास, -270 न्यूटन। फोर्स नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये क्या है, रेजिस्टिव फोर्स है। फोर्स कैसा है, रेजिस्टिव फोर्स है। तो इस तरह से देखिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इम्पल्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, इफ लार्ज फोर्स
exert on a body for small time duration, for small time duration. क्या कह रहा है? If large force exert on a body for small time duration, then the impact generate in the body is called impulse, or impulsive फोर्स। देखिए इंपल्स का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करवाया जाता है तो जो इंपैक्ट जनरेट होता है बॉडी के अंदर, उस इंपैक्ट को कहते हैं इंपल्स या इंपल्सिव फोर्स। ऐसे फोर्स को जो कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी बॉडी पर अप्लाई हो रहा है तो उस फोर्स को कहा जाता है इंपल्सिव फोर्स या इंपल्स। क्लियर? सपोज कीजिए कि इंपल्सिव फोर्स को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। जे से इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इंपल्सिव फोर्स आपका क्या हो जाता है? जे वेक्टर, फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट डी टी, एफ वेक्टर डॉट डी टी। डी टी इज क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है। क्लियर? इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये कैसे फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और साथ ही साथ में इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो कैसी है? न्यूटन इंटू मीटर। देख पा रहे हैं आप? फोर्स इंटू टाइम, सॉरी, न्यूटन इंटू सेकेंड, नॉट मीटर, न्यूटन इंटू सेकेंड, वो इसकी एसआई यूनिट है। डायरेक्शन कहां होगा? डायरेक्शन always along the direction of applied force, डायरेक्शन हमेशा कहां होगा? ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। J इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी। क्लियर? ये हो जाता है इंपल्स। आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, J is equals to F dot dt from T1 to T2 if average force applied for time T1 टू टाइम T2, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये फोर्स कैसा फोर्स होगा? एवरेज फोर्स होगा गाइस। कैसा फोर्स होगा? एवरेज फोर्स होगा। तो वहां पर J की वैल्यू आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, F AV इंटू T2 माइनस T1। तो J बन जाता है आपका F वेक्टर डॉट डेल्टा T। इंपल्स को F वेक्टर डॉट डेल्टा टी से भी डिनोट किया जाता है, F वेक्टर डॉट डेल्टा टी से भी डिनोट किया जाता है। देख सकते हैं आप? F वेक्टर डॉट डेल्टा टी। तो ये आपका इंपल्स हो जाता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इजी होगा, क्वाइट इजी होगा। डायमेंशन फॉर्मूला J का, फोर्स का डायमेंशन m1L1 T माइनस 2 इंटू T1, तो ये हो जाएगा m1L1 T माइनस 1। दैट्स इट। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा गाइस, m1L1 T माइनस 1। देख लीजिए, m1L1 T माइनस 1 डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में आता है
impulse momentum theorem, impulse momentum theorem, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो है वो क्या बताती है आपको, रिलेशन बिटवीन इंपल्स फोर्स एंड मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम। देखिए कैसे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, क्या वी नो दैट बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन का जो सेकंड लॉ होता है, क्लियर, वो क्या कहता है, मोशन का जो सेकंड लॉ होता है, मोशन का सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन, सॉरी, F इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर बॉडी पर कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसे एवरेज फोर्स कहते हैं, क्लियर। तो F एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर हम डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर, उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ ए वी डॉट डेल्टा टी, क्या ये बन जाएगा, क्या एफ ए वी डॉट डेल्टा टी। नाउ डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ ए वी डॉट डेल्टा पी को क्या हम जे लिख सकते हैं गाइस, क्या एफ डॉट डेल्टा टी आपका जे बन गया, जे क्या हो गया, इंपल्स। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो होता है किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के कारण, उसी को इंपल्स कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू जो होती है वो इंपल्सिव फोर्स के इक्वल होती है, इसी को हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं गाइस, इसी को कहा जाता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या हो जाएगी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम of any mass body, change in momentum of any mass body is always equal to the impulse applied on body, ऑलवेज इक्वल्स टू द इंपल्स अप्लाइड ऑन बॉडी, इसे कहा जाता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू डेल्टा, सॉरी, इज इक्वल्स टू जे, तो आप लिख सकते हैं जे इज इक्वल्स टू डेल्टा पी या जे इज इक्वल्स टू पी टू माइनस पी वन, जे इज इक्वल्स टू पी टू माइनस पी वन। ये हो जाता है गाइज आपका चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ग्राफिकली देखिए, ग्राफिकली अगर हम बात करें और हम अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, या अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इस तरह से, ये ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, एफ ए वी या एफ के बीच में और टाइम के बीच में, पूरा ही वापस कर लेते हैं, एफ और टाइम के बीच में। देखिए अगर मैं यहां से ग्राफ प्लॉट करता हूं एफ और टाइम के बीच में, 0 से लेकर के टी टाइम तक कुछ एफ फोर्स हमने क्या किया है, ये एक्सिस हो गई टाइम की और आपकी ये एक्सिस हो गई फोर्स की। तो टी टाइम और एफ फोर्स के बीच में हमने क्या किया है, एक कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई किया है गाइस। तो ये जो एफ फोर्स हो गया आपका, तो अगर मैं इसका एरिया अंडर
एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व कैलकुलेट करता हूं। एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आपको क्या मिलेगा? एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व आपका यही होगा। एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व आपका यही होगा। और ये एरिया किसके इक्वल आएगा? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया जो है वो आपका क्या हो जाएगा? F इंटू टी। और F इंटू टी जो होता है वो इम्पल्स ही होता है। क्या होता है? इम्पल्स। देयरफॉर हमेशा ध्यान रखिएगा, एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व प्रोवाइड्स इम्पल्स। एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व, फोर्स और टाइम कर्व का जो एरिया होता है वो आपको हमेशा क्या प्रोवाइड करता है? इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स प्रोवाइड करता है गाइस। ठीक है, ये हो जाता है आपका इम्पल्स। देख सकते हैं आप। देखिए इस पर प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है। प्रॉब्लम देखते हैं एक। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है यहां पर? वाइल लॉन्चिंग अ रॉकेट ऑफ मास 2 into 10 to the power 4 kg while launching launching a rocket of mass 2 into 10 to the power 4 kg, a force of force of 5 into 10 to the power 5 Newton is applied on it for 20 seconds. What will be its velocity after 20 seconds? इसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 20 सेकेंड्स? ये पूछा गया है आपसे। क्लियर? तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि J इज इक्वल टू डेल्टा P इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से J क्या हो गया? F इंटू टी इज इक्वल टू mv2 माइनस mv1। फोर्स कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू m v2 माइनस v1। v2 क्या हो गया गाइस? फाइनल वेलोसिटी। v1 हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 10 टू द पावर 5। मास कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर 4। v2 आपको फाइंड करना है और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि रॉकेट कहां से लॉन्च होगा? रेस्ट से लॉन्च होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहां से देखिए क्या कैलकुलेशन आएगी आपके पास। ये बेसिकली 1000 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू v हो गया आपके पास। तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और ये कितना आ गया? 500 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास में वेलोसिटी आ जाएगी रॉकेट की आफ्टर 20 सेकेंड्स। देख लीजिए, आफ्टर 20 सेकेंड्स।
चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अ बॉल स्ट्राइक्स द वॉल हैविंग mass of 5 kg with speed having mass 5 kg 5 kg with speed 2 meter per second at an angle of 45 degrees at an angle of 45 degrees किससे लें? चलिए हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। विद हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एंड rebounces at same speed and same angle. Find change in its momentum. Change in its momentum. उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया वो आपको कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक बॉल जो है इस तरह से, एक बॉल जो है वो एक वॉल पर क्या कर रही है, यहां से ये बॉल आ रही है, स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करके कितना एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रही है 45 डिग्री और टकरा करके वापस क्या हो जाती है, सेम एंगल पर रीबाउंस हो जाती है। इस तरह से सेम एंगल पर रीबाउंस हो रही है और सेम स्पीड के साथ, ये v की स्पीड के साथ आई, सपोज कीजिए v स्पीड के साथ ही वापस चली गई, तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर इसकी स्पीड v है तो इसके इनिशियल मोमेंटम इसका ये होगा p1 और यहां पर इसकी स्पीड v2 है तो इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा p2। क्लियर? तो आपको क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम पूछा गया है आपसे, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है गाइस, देखिए चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p ये हो जाता है p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। डेल्टा p क्या हो जाएगा, p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। अब देखिए p2 की बात करें तो p2 के यहां पर दो कंपोनेंट्स होंगे, यहां पर एक हो जाएगा p2 cos 45 और दूसरा हो जाएगा p1 sin 45। दिख रहा होगा आपको, p2 cos 45 और दूसरा p1 sin 45। और p1 की बात करें तो p1 के कंपोनेंट्स कहां बनेंगे, p1 के कंपोनेंट्स तो इस डायरेक्शन में बनेंगे बेटा, ये 45 तो ये भी 45, तो ये हो जाएगा आपका p1 cos 45 और ये हो जाएगा p1 sin 45। क्लियर है? तो देखिए p1 और p2 को मैं कंपोनेंट्स में पुट करूंगा यहां पर डेल्टा p, तो p2 के कंपोनेंट्स क्या होंगे, p2 cos 45 कहां है, उस तरफ, तो देखिए ये हो जाएगा p2 cos 45 आई थिंक माइनस आई कैप, इसकी डायरेक्शन कहां है, माइनस आई कैप। क्लियर? प्लस p2 sin 45 माइनस ही j कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहां है, नीचे की तरफ। ये p2 हो गया आपका, ये पूरा क्या हुआ p2 वेक्टर माइनस, अब p1 की बारी आएगी तो p1 के लिए क्या होगा, p1 cos 45 आई कैप माइनस p1 sin 45 j कैप। देखिए माइनस p1 sin 45 j कैप, बात समझ आ रही है आपको, माइनस p1 sin 45 j कैप। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं गाइस तो ये क्या बन जाएगा, p2 cos 45 माइनस का आई कैप माइनस p2 sin 45 j कैप
माइनस P1 cos 45 I कैप प्लस P1 sin 45 J कैप। साइन चेंज हो जाएंगे। हम जानते हैं कि P1 और P2 के मैग्नीट्यूड्स यहां पर इक्वल है, मास इनटू वेलोसिटी। आने के टाइम भी मास और वेलोसिटी सेम है, जाने के टाइम भी मास और वेलोसिटी सेम है। ध्यान रखिएगा बच्चों, आने के टाइम भी मास और वेलोसिटी सेम है, जाने के टाइम पर भी मास और वेलोसिटी सेम है। तो ये क्या हो जाएंगे सारे, डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस P cos 45 I कैप माइनस P sin 45 J कैप माइनस P cos 45 I कैप प्लस P sin 45 J कैप। देख लीजिए, क्लियर। तो अब देखो यहां पर क्या से क्या कैंसिल हो रहा है, यहां पर आपका माइनस P sin 45 प्लस P sin 45 ये कैंसिल हो जाता है गाइस। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा P की वैल्यू आपके पास क्या बचेगी, माइनस 2P cos 45 I कैप, माइनस 2P cos 45 I कैप। देख लीजिए, माइनस 2P cos 45 I कैप। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, माइनस 2P cos 45। ये चेंज इन मोमेंटम आ गया आपके पास। अगर ये चेंज इन मोमेंटम आ जाता है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, चेंज इन मोमेंटम ये आया आपके पास, तो वैल्यूज पुट करनी है आपको। P वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2, P की वैल्यू क्या है, M इंटू V, cos 45 इज √2, तो डेल्टा P हो जाएगा आपका माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1/√2। तो डेल्टा P हो जाता है यहां पर 5 4 जा 20 माइनस ऑफ 20/√2। डेल्टा P बिकम्स √2 10√2। डेल्टा P क्या हो जाएगा, 10√2 मीटर या केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम हो जाता है गाइस, देख लीजिए, क्लियर। तो ये आपका क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हो जाता है मोमेंटम और इंपल्स फोर्स का कॉन्सेप्ट। यहां पर आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की और उसकी कुछ एप्लीकेशंस की गाइस, क्लियर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना प्यार जागृति क्लास के साथ इसी प्रकार से बनाए रखिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।